कांग्रेस के महासचिव और मीडिया विभाग के प्रमुख जयराम रमेश इस वक्त हमारे साथ हैं। जयराम जी, न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, क्योंकि अभी अभी जब आपके पास आ रहा था वो खबर आ गया, अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है? नहीं, इस पर मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। हमारी पार्टी कुछ नहीं कहेगी, ये सही वक्त नहीं है। थोड़ा और इंतज़ार कीजिए। इस पर हम कांग्रेस अध्यक्ष जी से बात करेंगे और दिल्ली के अन्य नेताओं से बात करेंगे। अभी कहना कोई उचित नहीं है। आप कह रहे हैं अभी कहना कोई उचित नहीं है, तो आपसे इससे ज़्यादा सवाल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपने खुद भी कहा है कि अभी इस पर पार्टी ने स्टैंड नहीं लिया। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो गई। यूपी की प्रदेश इकाई ने फिर दोहराया है कि अमेठी से राहुल गांधी, रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरे। दोनों उतरेंगे, कब तक उम्मीदवारों की घोषणा होगी? नॉमिनेशन तो शुरू हो गया है 27 को, 3 तारीख तक चलेगा। राहुल जी हमेशा कहकर आ रहे थे कि मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूँ, जो सीसी तय करेगा मैं उसका पालन करूँगा। और सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस संगठन बहुत उत्साहित है। राहुल जी लड़े, प्रियंका जी लड़े, रायबरेली की जनता, अमेठी की जनता, जब मैं था वहाँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय कई अलग अलग लोगों से मेरी मुलाकात हुई। अमेठी में लोगों ने कहा 2019 में हमसे गलती हो गई, इस बार राहुल भैया जी को यहाँ से लड़वाइए। और रायबरेली में तो सब लोग चाहते थे कि प्रियंका जी लड़े। कल सीईसी के जो हमारी सर्वोपरि संस्था है जो उम्मीदवार चुनती है, वहाँ के उसमें सदस्यों ने कहा कि राहुल जी को अमेठी से और प्रियंका जी को रायबरेली से लड़ना ज़रूरी है। तो देखिए अगले 2-3 दिन में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लेकिन बतौर कांग्रेस के नेता, आप पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं जमीनी, क्या आप चाहेंगे कि दोनों जगहों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही लड़े? अगर आपका सवाल यह है कि कांग्रेस संगठन चाहता है कि राहुल जी अमेठी से लड़े और प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, बिल्कुल वो सही है। सब नेता चाहते हैं, कार्यकर्ता चाहते हैं, और मैं कहूँगा जनता भी चाहती है। जी। तो पर अंतिम निर्णय उनका होगा। और सीईसी पर एक बार सीईसी ने तो कह दिया है ना, कल सीईसी की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने की। सोनिया जी भी मौजूद थी, वो उसके सदस्य हैं। तो सभी लोगों ने कहा, हमारे अध्यक्ष ने कहा, हमारे सीएलपी लीडर ने कहा, अन्य जो सीईसी के सदस्य हैं उन्होंने कहा। तो अभी देखिए अगले 2-3 दिन में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि राहुल जी और प्रियंका जी दोनों लड़ेंगे। ये तो सही उम्मीद करते हैं। निर्णय सीईसी का है और उनका है। बहुत शब्दों को लेकर आप बहुत सतर्क रहते हैं। मैंने क्योंकि निर्णय उनको लेना है। वो सीईसी ने जो सीईसी की भावना थी उन्होंने अवगत करा दिया है। अभी जान गए हैं कि सीईसी के सदस्य भी चाहते हैं कि वो लड़े। अभी उन पर निर्णय है। स्मृति ईरानी, जिन्होंने राहुल गांधी को पिछली बार हराया था, और 2014 में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को हराया था, तीसरा मैच है दोनों के बीच में। आपको कहता हूं, मैं अमेठी में था, व्यापारियों से मिला, छात्रों से मिला, महिलाओं से मिला, किसानों से मिला, मजदूरों से, श्रमिकों से मिला। सभी लोगों ने मुझे कहा हमसे 2019 में गलती हो गई, इस बार राहुल भैया जी को यहीं से लड़वाइए। स्मृति ईरानी चुनौती दे रही हैं। अरे स्मृति ईरानी तो बोलती रहती हैं, चुनौती देती रहती हैं, पर देखिए 2024 के चुनाव में स्मृति ईरानी जरूर हारेगी। उनका हारना तय है। और रायबरेली दोबारा कांग्रेस रिपीट करेगी। बिल्कुल। पर हमारे रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस के प्रति बहुत समर्थन है जी। एक सकारात्मक भावना है, और मैंने खुद उसको महसूस किया है। ये बात तो आप कह रहे कि मैं भी चाहता हूं, यानी संगठन चाहता है कि राहुल गांधी। जब मैं शब्द इस्तेमाल करता हूं, मैं कहता हूं संगठन चाहते, कार्यकर्ता चाहता है, हमारे नेता चाहते हैं। एक उत्साह आएगा, एक नई उमंग आएगी। और सब, और इन्होंने बहुत काम भी किया है। प्रियंका जी ने रायबरेली में पिछले 20-25 साल में बहुत काम भी किया है। सब लोग उनको जानते हैं। राहुल जी ने भी काम किया है। कुछ कारण थे, 2019 में वो हार गए, पर 2024 में अगर वो लड़ेंगे, मैं समझता हूँ उनका जीत निश्चित है। आप कह रहे हैं जीत निश्चित है, संगठन चाहता है, हर कोई चाहता है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली से लड़े। लेकिन एक सवाल सर उठता है, और बीजेपी तो पहले से भी उठा रही है कि वायनाड से लड़ रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, बाद में वो घोषणा करेंगे अपनी सीट का। राहुल गांधी अगर लड़ते हैं, आप कह रहे हैं जीतेंगे, तो कहाँ से कंटिन्यू करेंगे? ये सवाल उठता है। ये सब सवाल वास्तविक सवाल है, पर यह सही वक्त नहीं है इन सवाल जवाब देने का। जब बाद में देखा जाएगा। अभी पहले निर्णय तो आने दीजिए ना। अभी सीईसी की बैठक हुई है। सीईसी में सदस्यों ने कहा है कि हम चाहते हैं कि राहुल जी और प्रियंका जी लड़ें।
3 तारीख तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। अभी 3 तारीख तक इंतजार कीजिए, या तीन- 2 तारीख तक इंतजार कीजिए। ठीक है, 2 तारीख तक इंतजार कीजिए। 2 चरण गुजर चुका है, 190 लोकसभा सीटों पे मतदान हो चुका है, मतदान प्रतिशत कम है। उससे ये मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस और पूरा का पूरा इंडिया अलायंस। नहीं, ये बिल्कुल गलत प्रचार है, ये बिल्कुल गलत प्रचार है। पहले चरण के बाद जहां 102 सीटों में चुनाव हुआ था, मैंने खुद कहा था दक्षिण में बीजेपी साफ और उत्तर भारत और मध्य भारत में बीजेपी हाफ। और दूसरे चरण में जहां 89 सीटों का चुनाव हुआ है, दूसरे चरण में भी यही दोहराया गया है। और 2 चरण के बाद मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इंडिया जनबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। और बीजेपी को तो जब हमको जनादेश मिलेगा, जब हमको स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा, तो आप जानते हैं बीजेपी का हालत क्या है। लेकिन और इसका एक सबूत यह है कि 19 तारीख के बाद प्रधानमंत्री जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो बहुत हर समय किसी भी बैठक में ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन देने की कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर कर रहे हैं, गृह मंत्री कर रहे हैं, और खास तौर से प्रधानमंत्री, क्योंकि वो उनके मुख्य प्रचारक हैं। तो मैं समझता हूँ जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र को बिल्कुल झूठे रंग से, सांप्रदायिक रंग से देखा जा रहा है, ये बिल्कुल साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं और परेशानी में हैं। आप कह रहे हैं परेशानी में, लेकिन जब आप कहते हैं कि स्पष्ट बहुमत, 2 चरण हो चुका है, 190 सीट स्पष्ट बहुमत माने इंडिया अलायंस को, इंडिया जनबंधन बिल्कुल स्पष्ट और निर्णायक जो 2004 में हुआ था, वो 2024 में दोहराया जाएगा। आप कह रहे हैं दोहराया जाएगा, लेकिन सर जो आपकी पार्टी 52 सीटों पे थी, उसके पहले 44 सीटों पे थी, कहां कहां आप जीतेंगे? अगर बड़े राज्यों की भी बात करें, आपका आकलन तो होगा। बिल्कुल, महाराष्ट्र देखिए, कितनी सीटें? महाराष्ट्र में हम 1 थे, इसमें हम जरूर इस बार महाराष्ट्र में हमें 12, 13, 14 सीटें मिली, खुद कांग्रेस को। गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं, एमवीए गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं। एमवीए गठबंधन को बिल्कुल महाराष्ट्र में स्पष्ट बहुमत मिलेगा। राजस्थान में हमारा पूरा सफाया हो गया था 2019 में। आज मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में हमारा प्रदर्शन 2024 में, जो 2009 में हुआ था और पहले हुआ करता था, जहां हमें 14, 15, 16 सीटें मिला करती थी, वही दोहराया जाएगा। हमारा सफाया नहीं होगा। महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक में 28 सीटों में हम एक सीट पर थे, हम 1 सीट जीते थे। इस बार देखिए, हम ये मानकर चल रहे हैं हमें 18 से 20 सीटें मिलेंगी। यूपी और बिहार, केरल, तमिलनाडु में तो हम पहले शिखर पर तो पहुंच गए थे, वहां नंबर बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। पर कर्नाटक, तेलंगाना में जहां हम 3 हैं, 17 में से हम 3 हैं, हम जरूर इस बार 12 या 13 हासिल करेंगे। यूपी, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटका, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन सीटों, हरियाणा, इन ऐसे राज्यों में हमको बहुत लाभ मिलेगा। और आप देखेंगे ज़मीनी स्तर पर चुपचाप तरीके से लोग वोट कर रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं, नाराज़गी जता रहे हैं, और जो मुद्दे हमने उठाए हैं, किसानों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, श्रमिकों के मुद्दे, हिस्सेदारी के मुद्दे, ये गूंज रही है जनता के बीच में। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री इतने परेशान हैं और बौखलाए हुए हैं। आप कह रहे हैं कि बार बार कांग्रेस को बदनाम करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस को बदनाम करने में लगे। दिल्ली में 3 सीटों पे आप चुनाव मैदान में लड़े, आपने राज्यों का बताया, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ हो जाए। मोटे तौर से रुझान बता सकता हूँ, एक सीट को लेकर आप मुझे सवाल मत कीजिएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, अब हर एक सीट की अपनी एक वास्तविकता होती है। मैं मोटे तौर से आपको कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में हवा है, राजस्थान में हवा है, यूपी और बिहार में हवा है, झारखंड में तो हम जीते थे पहले, केरल और तमिलनाडु में हम जीते हैं। जहां हम 2019 में हमारा सफाया हुआ था, मिसाल के तौर से राजस्थान या कर्नाटका और तेलंगाना, वहाँ हमें भारी बढ़ोतरी आएगी हमारी सीटों में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडिया जनबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। और 2004 में जो जनादेश मिला था, कांग्रेस और जो साथी दल थे, घटक दल थे, जो यूपीए बना, वही इतिहास 2024 में दोहराया जाएगा। सर, आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, बीजेपी का जिक्र किया कि वो आपके मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग से
मुसलमानों से जोड़ रहे हैं। अब जो मुद्दे उठा रहे हैं जो हमारे न्याय पत्र में बिल्कुल नहीं है, विरासत कर की बात, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल फिर करते हैं, अमित मालवीय ने ट्वीट किया माइनॉरिटीज का। सुनिए ना, ये प्रधानमंत्री को शान नहीं देता। ये प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, ये कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, उनको ध्रुवीकरण की भाषा का इस्तेमाल करना ही पड़ा। वो 400 पार की बात अभी नहीं कर रहे हैं, विकास की बात नहीं कर रहे हैं, किसानों की बात नहीं कर रहे हैं। 400 पार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो जान गए हैं कि जो हमने कहा था 400 पार के पीछे राज क्या है। 400 पार के पीछे ये राज है कि हमें संविधान बदलने का हक दीजिए। संविधान क्यों बदलें? क्योंकि हम आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार कह रहे थे, प्रधानमंत्री के कुछ सांसद कह रहे थे, बीजेपी के कुछ उम्मीदवार कह रहे हैं, अलग अलग नेता अलग अलग राज्यों में कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का समय हो गया है, अभी नए संविधान की ज़रूरत है, आरएसएस और नरेंद्र मोदी की संविधान की ज़रूरत है। ये संदेशा जनता तक पहुंचा है कि संविधान खतरे में है, इसका माने आरक्षण खतरे में है। सर, एक तरफ ये बहुत चल रहा है, लोगों में बातचीत होती है कि एक समाज है राजपूत का, वो नाराज है बीजेपी से। अब राहुल गांधी का एक ट्वीट है राजाओं महाराजाओं को लेकर, बीजेपी ने ट्वीट किया कि राजपूत समाज से राहुल गांधी माफी मांगे। इसे कैसे देख रहे हैं? मैं समाज का हर वर्ग नाराज है, समाज का हर वर्ग परेशान है। किसान, महिला, युवा, श्रमिक, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, सब लोग परेशान हैं। क्योंकि जो वादे प्रधानमंत्री ने किए थे 2014 में और 2019 में, वो झूठे निकले, वो जुमला निकले। और अभी कह रहे हैं मोदी की गारंटी। और ये बात समझिए, मोदी की गारंटी शब्द भी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल मोदी की गारंटी भी खत्म हो गई है, उसका जिक्र ही नहीं हो रहा है। अभी तो सिर्फ मंगलसूत्र मुसलमान, मंगलसूत्र मुसलमान, ये सब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन है। जिस भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, गृहमंत्री कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर कर रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, ये सब कानून के खिलाफ है, आचार संहिता के खिलाफ है। और ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि बीजेपी के पास अभी और कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन वो राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री गलती से भी सच नहीं बोलते। हमारे न्याय पत्र को लेकर इतना झूठ बोला, इतना सांप्रदायिक उन्होंने रंग दिया है, बिल्कुल बेबुनियादी आरोप लगाए हैं। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड जो उन्होंने लागू किया था वो गैर संवैधानिक है, वो इलीगल है, गैर कानूनी है। वो जनता से माफ़ी मांगे। 8,200 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा किया है। चंदा दो, धंधा लो, हफ्ता वसूली, ठेका लो, घूस दो। और ये नकली कंपनियों के द्वारा बीजेपी ने करीब 8,200 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा किया चुनाव लड़ने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये गैर संवैधानिक है। प्रधानमंत्री को जनता से माफी मांगनी चाहिए। आप कह रहे हैं माफी मांगनी चाहिए इलेक्टोरल बॉन्ड पे। एक मिसाल का मैंने बिल्कुल एमएसपी के बारे में माफी मांगनी चाहिए। किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए उन्होंने वादे किए थे किसान संगठनों को कि मैं एमएसपी का कानूनी दर्जा दूंगा। 3 साल हो गए, उन्होंने कानूनी दर्जा नहीं दिया। युवाओं को कहा मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल, हर 2 घंटे आज एक युवा आत्महत्या करता है बेरोजगारी के कारण। पिछले 45 सालों में जितनी युवा बेरोजगारी है आज वो कभी नहीं देखा गया है। जो आर्थिक विषमताएं हैं, आज विरासत कर की बात कर रहे हैं, जो आर्थिक विषमताएं हैं आज पिछले 100 सालों में हमने नहीं देखा है। पिछले 10 साल में जो आर्थिक नीति अपनाई गई है, प्रधानमंत्री की जो नीयत है, 21 अरबपतियों के पास उतना ही धन है जो 70 करोड़ भारतवासियों के पास है। और सारे के सारे एयरपोर्ट, सारे के सारे बंदरगाह, सारे के सारे सार्वजनिक संपत्तियां 1 या 2 पूंजीपतियों को बेचे जा रहे हैं। आप कह रहे हैं पूंजीपतियों, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आपसे मेरा एक सवाल है कि ईवीएम के मसले पर, बार बार वीवीपैट के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला या जो वीवीपैट की पर्चियों को 100% ईवीएम से मिलान करने की बात थी या बैलेट पे? सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, पर हम उसके याचिका में हमारी याचिका नहीं थी। मैंने कभी नहीं कहा था, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हमने यही मांग की थी कि हम चुनाव आयोग
से मिलें, चुनाव आयोग को हम ये दस्तावेज पेश करें जहां हमारी मांग है कि 100% वीवीपैट हो। वो चुनाव आयोग 1 साल से हमसे मिलना इनकार कर दिया, हमें मौका ही नहीं दिया गया है। ये राजनीतिक तौर से हम ये मुद्दा उठाते रहेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो अपनी जगह में है। चुनाव आयोग की बात करें, आपने कई शिकायतें की थी। एक शिकायत आप कर प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शिकायत पे कल अनुराग ठाकुर के खिलाफ एक शिकायत पे आप नोटिस गया जेपी नड्डा को, लेकिन राहुल गांधी के मसले पे आपके अध्यक्ष को भी नोटिस गया। चुनाव आयोग की भूमिका, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष आयोग है। ये नहीं मान के चल सकता है कि हमको जनता के दबाव में आकर उन्होंने प्रधानमंत्री को नोटिस देना पड़ा उनको, पर प्रधानमंत्री को नहीं भेजा, वो जेपी नड्डा को भेजा। क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री को नोटिस भेजा जेपी नड्डा के द्वारा, उन्होंने राहुल गांधी को भी एक नोटिस भेजा मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा। पर अगर आप देखें राहुल जी ने क्या कहा और प्रधानमंत्री ने क्या कहा, उसके बीच में कोई उसको बराबर नहीं देख सकते आप। जो उल्लंघन हुआ है मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट था, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो आदेश हैं, उसके खिलाफ जो प्रधानमंत्री ने कहा है, उस भाषा के खिलाफ हमने शिकायत की थी। और जनता के दबाव, जनता ने बहुत लिखी, अखबारों में भी आया, सभी अखबारों ने जिक्र किया कि ऐसे भाषा प्रधानमंत्री को बोलनी नहीं चाहिए, इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और उस दबाव में आकर चुनाव आयोग को मजबूर होना पड़ा नोटिस देने के लिए। पर उन सीधा नहीं दे सकते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री को एक विशेष नज़रिए से देखते हैं, चश्मा अलग है प्रधानमंत्री के लिए चुनाव आयोग में। तो राहुल गांधी जी को भी उन्होंने नोटिस दिया, पर कोई समानता नहीं है, इसको बराबर नहीं कर सकते। यानी आप कह रहे हैं चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है? चुनाव आयोग को और भी प्रयास करनी चाहिए अपनी निष्पक्षता को दिखाने के लिए। सर, और भी बहुत कुछ करना बाकी है। हम जाते हैं, हम शिकायत करते हैं, कुछ कार्रवाई होती है, पर और भी निष्पक्ष होनी चाहिए। चुनाव आयोग हमें भूलना नहीं चाहिए, चुनाव आयोग को भूलना नहीं चाहिए। वो एक संवैधानिक संस्था है, उनके पास संवैधानिक अधिकार हैं, कानूनी अधिकार हैं, और उनका निष्पक्ष होना अनिवार्य है। वोटिंग टर्नआउट कम क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि वो निष्पक्ष रहेंगे। वोटिंग टर्नआउट कम क्यों हो रहा है? क्योंकि आप भी बड़ी पार्टी के पूरे मीडिया विभाग के प्रमुख हैं, आप लोग का फीडबैक क्या? वोटिंग टर्नआउट कम क्यों हो रहा है? हमारे वोटर आए हैं जी, नाराजगी उन्होंने जताई है, और जो वोटर टर्नआउट हुआ है पर्याप्त है हमें स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलने के लिए, पहले चरण और दूसरे चरण के बाद। सर, प्रधानमंत्री कहते हैं कि 5 साल में आपके 5 प्रधानमंत्री होंगे, पीएम पद का ऑक्शन होगा। ऑक्शन हुआ है, नीलामी किसकी हुई है? पिछले 10 साल में क्या नीलामी हुई है बताइए? नीलामी हुई है प्रधानमंत्री के सूट की, 4 करोड़ में नीलामी हुई है, क्योंकि उस सीट में नरेंद्र मोदी लिखा गया था। आपको याद है नीलामी किसने की? प्रधानमंत्री ने की, और वो नीलामी प्रधानमंत्री हमारे ऊपर लगा रहे हैं। नीलामी किसने की? प्रधानमंत्री ने की। तो प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए क्यों वो सूट की नीलामी की। पीएम कौन होगा उनका? पीएम जब बहुमत मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूं अगर, मैं कह रहा हूं जब, यानी कि 4 तारीख रात को पता चल जाएगा कि हमें जनादेश मिला है, स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिला है, 2004 के माफिक जनादेश मिला है। हमारे नेता बैठेंगे, प्रधानमंत्री चुनेंगे, और एक प्रधानमंत्री रहेंगे 5 साल के लिए। जयराम रमेश हमसे बातचीत करते हुए और तमाम मुद्दों पे इन्होंने अपनी बात रखी। केंद्र सरकार और मोदी सरकार पे निशाना साधा, और कांग्रेस पे जो लगातार हमले होते रहे हैं उस पर भी अपना जवाब दिया, लेकिन चुनाव आयोग से भी निष्पक्ष भूमिका निभाने की मांग की। और रही बात दिल्ली में जो कुछ हुआ है, घटनाक्रम घटा है, उस पर आने वाले कुछ घंटों में पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान आ सकता है या पार्टी का स्टैंड क्लियर हो सकता है। लेकिन अमेठी और रायबरेली से जयराम रमेश और पूरी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि गांधी परिवार के सदस्य के तौर पे राहुल गांधी अमेठी से और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरे। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।